अतुल अभी अभी मध्य प्रदेश की एक जगह पे शिफ्ट हुआ था। आपने सुना होगा इंदौर शहर का नाम। वहाँ पे अतुल और उसका परिवार यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। अतुल और उसका परिवार काफ़ी ज़्यादा रईस था। उन्होंने एक की जगह दो घर ले लिए क्योंकि पैसा उनके पास में वैसे ही था और उन्होंने सोचा कि भाई हम दो घर लेंगे, एक में रह लेंगे और एक को किराए पे रख देंगे या फिर इसको गोडाउन बना लेंगे। वो लोग जब अपने घर में शिफ्ट हुए तो वो जो दूसरे वाला घर था जो उन्होंने खरीदा था वो उनके सामने ही पड़ता था। मतलब अगर आप अपनी बालकनी से देखेंगे तो सामने वो घर दिखना शुरू हो जाएगा। अतुल का परिवार उसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा था। जो भी उनके गोडाउन का सामान वगैरह आता था वो गोडाउन में शिफ्ट हो जाया करता था, उस घर में शिफ्ट वगैरह होता नहीं था। तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई किसी भी तरीके से जल्द इस घर को हम किराए पे रख देंगे। ठीक। लेकिन एक बात उस लोकेलिटी की सबसे ज़्यादा अजीब ये थी कि जब अतुल और उसका परिवार उस घर के अंदर शिफ्ट हुआ तब से ही वहाँ के जो नेबर्स थे वो उनको बहुत ही अजीबोगरीब निगाहों से देखने लग गए थे। वो ऐसे उनको घूरते थे, ऐसे देखते थे कि मानो ये लोग जिंदा ना हो, मरे हुए हो। वो इस तरीके से रिएक्ट करते थे, देखते देखते अचानक डर जाते या फिर कानों में एक दूसरे के कुछ फुसफुसाना शुरू कर देते कि यार ये देखो ये लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ इस तरीके से वो लोग बोलना शुरू कर देते। कई बार अतुल की फैमिली ने लोगों से बात करने की कोशिश भी करी कि आखिर कोई माजरा है तो उनको मालूम चले, लेकिन कोई भी उनसे बात करने को तैयार था ही नहीं। इन सब बातों को कुछ 3 महीने बीत गए। अतुल और उसका परिवार इंट्रोवर्ट किस्म का था और अपने काम से काम रखने वाला ही तो ना तो नेबर्स की कोई टेंशन थी और ना ही कुछ और 6 मई 2009 को अतुल के पेरेंट्स एक बार एक ट्रिप के लिए चले जाते हैं। अतुल सिर्फ और सिर्फ अपने घर पे अकेला था। कुछ 15 दिन तक उसके साथ में कुछ नहीं हुआ। वो घर में रहता बिल्कुल नॉर्मल और सामने वाला घर भी यहाँ पे बंद पड़ा हुआ था। 15 दिन के बाद में उसको एक शख्स उस घर के अंदर घूमता हुआ नजर आता है। जो घर बंद पड़ा था उसके अंदर एक शख्स। अब उसको एक बात अपने फादर की याद थी कि भाई उसके फादर ने कहा था कि मैं जल्द से जल्द कोई किराएदार ढूंढ रहा हूं ताकि वो इसके अंदर मूव इन कर जाए। अतुल को लगा कि शायद ये कोई किराएदार ही होगा और ये इधर रहने के लिए आ गया होगा। रोज वो देखता कि वो जो आदमी है वो उस घर के अंदर घूमता है। घर में ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है और घर से कभी कभार ही वो बाहर निकलता है। कभी कभार उसने देखा कि घर के बाहर वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है लेकिन अंदर का दरवाज़ा बंद। लोग उसकी तरफ देखते भी नहीं थे, ना ही उससे बात करते थे। अतुल को बहुत अजीब लगता था। कई बार उसने उस घर के अंदर कुछ 2-2.5 साल की एक बच्ची को भी खेलते हुए देखा था। कई बार अतुल सोचता कि वो उससे बात करे उस इंसान से, लेकिन वो इंसान उसकी तरफ देखता भी नहीं था। एक दो बार उसने देखा ज़रूर, लेकिन उसके बाद उसने कभी उससे बात नहीं करी। अतुल ने एक बार सोचा कि मैं अपने फादर से पूछूं कि आखिर ये किराएदार है कौन, लेकिन फिर भी उसने पूछा नहीं। उसने कहा चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। जब कुछ ऐसे ही 5-7 दिन और बीत गए, अतुल को उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा कि आखिर ये इंसान जो है अपने घर से बाहर निकलता क्यों नहीं है। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात थी। वो एक बार वहाँ पे गया और उसने गेट को यहाँ पे खटखटाया। गेट जब उसने खटखटाया तो उस इंसान ने गेट को खोला और पूछा, हाँ भाई क्या चाहिए तुम्हें, कौन हो तुम? उसने कहा, ये मेरा घर है और आप यहाँ पे रहते हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पर। आप ये बताइए कि आपका बिहेवियर इतना अजीब क्यों है और वो बच्चा जो है वो आखिर यहाँ पे क्यों घूमता रहता है, उसको आपने क्यों कैद कर रखा है। अतुल के मन में बस एक ही सवाल था कि शायद उसने उस बच्चे को यहाँ पे होस्टेज वगैरह बना रखा है। उस इंसान ने इस वक्त पे जो कहा, उसको सुनते ही अतुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस इंसान ने कहा, मेरा बच्चा तुम्हें आखिर दिख कैसे रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे को तो मरे हुए 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। वो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, किसी और को नहीं। उसने आगे कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तुम यही जानने आए हो ना कि आखिर मैं इतना अजीबोगरीब तरीके से क्यों रहता हूँ। दरअसल लोग मुझे पागल समझते हैं। वो मानते ही नहीं कि मेरी बेटी जो 2 साल पहले मर चुकी है वो मुझे दिखाई देती है। लोग इस बात में नहीं मानते और इसीलिए मैं ऐसे चुपचाप अपने घर में रहता हूँ। तुम्हें आखिर मेरी बेटी दिखाई कैसे दी? अतुल के पास में इस बात का कोई जवाब नहीं था। उस इंसान ने कहा, देखो तुम अंदर आओ पहले, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। वो उस घर के अंदर चला गया। बाहर सभी लोग खड़े होकर अतुल को एकटक घूर रहे थे। नेबर्स जो थे कुछ फुसफुसा रहे थे और अतुल अंदर चला गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो थी उस घर के अंदर और कुछ ना कुछ दिक्कत तो थी उस इंसान के साथ में, जिसके चलते लोग अक्सर यहाँ पे उस घर को और उस घर से जुड़े हुए सभी लोगों को इग्नोर करते थे।
वो आदमी जब अंदर लेकर गया उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। देखो मेरा नाम है डॉक्टर शर्मा। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज से कुछ 2 साल पहले की बात है। मेरी बेटी को यहाँ पे बुखार हो गया था और मुझे बस ये लगा कि वो नॉर्मल बुखार है। मैंने उसको नॉर्मल दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन मामला कुछ इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि महज 1 से 1.5 दिन के अंदर उसकी मौत हो गई। मेरी बीवी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी यहाँ पे पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर दिया। जब मेरा बच्चा यहाँ पे मरा, तो जब मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद से ही मेरी बीवी अजीबोगरीब हरकतें करती। वो बस ये कहती, हमारे बच्चे को बचा लो, वो बहुत दुखी है, वो अभी भी रो रहा है, देखो वो ना वहाँ पे कोने में बैठा हुआ रो रहा है, उसको उसको बचा लो। और जब मैं कोने में देखता तो मुझे तो कोई नहीं दिखता, लेकिन मेरी बीवी के हिसाब से वहाँ पे मेरी बेटी बैठी हुई उसको दिखती थी। मैंने अपनी बीवी को समझाने की बहुत कोशिश करी कि हमारी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। कुछ 3-4 दिन और बीते, उसके बाद सब कुछ जैसे शांत सा हो गया उस घर के अंदर। मेरी बीवी कहीं ना कहीं इस बात को मान चुकी थी कि अब हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इन 3-4 दिनों के अंदर ही मैंने कई बार अपनी बीवी को कुछ ऐसी क्रियाओं को करते हुए देखा जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। वो कई बार एक पंख को अपने सर के ऊपर 3-4 बार घुमाती। एक रात को तो मैंने ये तक भी देखा कि उसने किसी कुत्ते के लिए कोई यहाँ पे रोटी वगैरह रखी, और जब कुत्ते ने वो आधी रोटी खाई तो उसको उठा करके वो दोबारा से खाने लगी। कई बार वो हवा में देखते हुए अचानक हंसने लगती और कभी बेड को देखते हुए अचानक रोने लगती। और कई बार मैंने उसको कुछ ऐसे मंत्र पढ़ते हुए भी सुना जिनके बारे में मुझे कोई अंदाज़ा तक नहीं था। मैं अपनी बेटी के गम में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था कि इन सब बातों पे मेरा ध्यान गया ही नहीं। लेकिन एक रात को मैंने देखा कि वो उसी पालने के पास में बैठी हुई है जो पालना एक वक्त पे मेरी बेटी का हुआ करता था। उस पालने को वो हिला रही थी और झुलाते झुलाते वो वही लोरी गा रही थी जो मेरी बेटी को सुलाने से पहले वो गाया करती थी। मैंने अपनी बीवी को उसी वक्त पे बहुत तेज डांटा कि तुम्हें समझ नहीं आता कि हमारी बेटी इस वक्त पे मर चुकी है। लेकिन मेरी बीवी ने कहा, चुप 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 चुप, वो सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो, तुम उसे जगा दोगे, तुम्हें पता नहीं है हमारी बेटी सो रही है। मैं पूरी तरीके से समझ चुका था कि मेरी बीवी इस वक्त पे पागल हो चुकी है। अपनी बीवी का ये बर्ताव देख करके मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मैं इस पे रिएक्ट करूँ तो करूँ कैसे। वो पूरी तरीके से अपना मेंटल बैलेंस खो चुकी थी। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो यही कह रही थी कि मेरी बेटी इससे जाग जाएगी। मैं अभी इन्हीं सब बातों में खोया हुआ था कि इतने में मुझे अपनी बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उस पालने में से वो आवाज़ आ रही थी और बेटा यकीन करो, ये कोई मजाक या कोई वहम नहीं था। सचमुच मुझे अपनी बच्ची की मौजूदगी का एहसास वहाँ पे हुआ। वो 2 साल की थी तो यकीनन वो चल वगैरह भी सकती थी। उस रात मैं बेटा सो नहीं पाया। मुझे लगातार ये महसूस होता रहा कि मेरी बच्ची मेरे आसपास घूम रही है। और जब वो जिंदा थी तो उसकी आदत थी कि वो चढ़ करके मेरे पेट के ऊपर बैठ जाया करती थी। मुझे अपने पेट के ऊपर भार भी फील हुआ था। मुझे लगा कि शायद मैंने उसका अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन उसके जो इधर खेल खिलौने थे उनको मैंने इधर फेंका वगैरह नहीं है या उनको दफनाया नहीं है। अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद इससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। मैंने ये भी करने की कोशिश करी और किया भी, लेकिन उसके बाद में हालात और बिगड़ गए। मैंने एक दिन अपने घर के अंदर दीवारों के ऊपर लिखा हुआ देखा, डैडी, और वो उसी लड़की की हैंड राइटिंग थी। मेरी बीवी उस दिन बाहर गई हुई थी। ये सब किसने किया मुझे समझ नहीं आया। मैंने सारे पूजा पाठ, सारे क्रियाक्रम वगैरह सब करवा दिए, लेकिन मेरी बच्ची मुझसे अलग नहीं हो पाई। इस वक्त पे अतुल ने कहा, अंकल आपकी बात ठीक है, लेकिन आंटी क्यों नहीं दिखाई देती? आंटी आपके साथ नहीं है क्या? वो चली गई है क्या कहीं पे? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, वो चली गई। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक बार जब मैं अपने क्लिनिक से वापस आ रहा था तो मैंने उसकी लाश टंगी हुई देखी। उसने ये कहा कि अगर मैं अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ तो मुझे ये शरीर छोड़ना ही होगा। मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत है। ये उसने अपने लेटर के अंदर लिखा हुआ था और वो फांसी के फंदे पर चढ़ चुकी थी। बहुत कोशिशें करी मैंने उसको बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाई। उन्होंने कहा, आपका पुराना घर कौन सा था, आप किधर आ करते थे? इस बात का जवाब डॉक्टर शर्मा ने कुछ क्लियरली नहीं दिया। उन्होंने आगे बताया, बेटा उसके बाद में
मेरे साथ में भी अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो गई और मुझे अपनी बीवी और अपनी बेटी दोनों दिखाई देती थी। वो दोनों मुझे ये बात बोलती कि अगर आपको हमारे साथ में रहना है तो आपको इस शरीर को त्यागना ही होगा। मेरी बीवी ने शायद कुछ ऐसा कारनामा किया था, कुछ ऐसा मंत्र वगैरह, कोई ऐसी विधि उसने करी थी जिसके चलते शायद हमारी बेटी की आत्मा को कभी मुक्ति मिली ही नहीं थी। क्योंकि मरने के बाद में मैंने उसके कब्र के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें और कुछ ऐसी चीज़ों को पाया था जो यहाँ पे किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं थी। कहीं पर तो मेरी बेटी की तस्वीर, उसके टूटे हुए खिलौने, उसकी गुड़िया। और बेटा मैं तुम्हें बताऊं, जीते जी वो कभी कभार गुड़िया को यहाँ पे दूध पिलाने की कोशिश करती थी और ये कहती थी कि ये मेरी बेटी है और ये इसको मैं दूध पिलाऊंगी ना तो ये ठीक हो जाएगी। उसका पागलपन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था, दवाइयाँ वगैरह तो उस पर काम कर ही नहीं रही थी। और उसके मरने के बाद में हमें यहाँ पे एक रिचुअल पूरा का पूरा मिला था उसके कब्र के अंदर, जिसके तहत उसकी आत्मा उसकी बेटी की आत्मा से जुड़ गई थी। उस दिन के बाद से बेटा मेरे साथ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ और उसी दिन मैंने फैसला कर लिया। अतुल ने कहा, कौन सा फैसला? बस इतना ही अतुल ने बोला कि इतना बोलते के साथ में ही अतुल ने देखा कि जिस शख्स से वो अब तक बात कर रहा था वो उसके सामने मौजूद था ही नहीं। उसने पूरा घर यहाँ पे छानने की कोशिश करी, उसको वो शख्स नहीं मिला। और जब वो आखिरी वाले कमरे में गया तो उसके पीछे उसको एक आवाज़ सुनाई दी और आवाज़ डॉक्टर शर्मा की थी। उसने कहा, यही फैसला कि मुझे भी अपने बीवी बच्चों के साथ में रहना है। मेरी बीवी मुझे ज़िंदा रहने नहीं देना चाहती थी और इसी के चलते मुझे भी अपनी जान देनी ही पड़ गई। अतुल की हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़ के देख सके, लेकिन किसी ना किसी तरीके से उसने जब गर्दन घुमाई और पीछे देखा तो उसको तीनों फैमिली मेंबर्स एक कोने में खड़े हुए दिखाई दिए। और ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पे खून लगा हुआ था या फिर कुछ ऐसा था, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं था। वो तीनों वहाँ पे खड़े हुए थे और इसी के साथ साथ लिटरली अतुल ने उन लोगों की मौत अपने आंखों के सामने देखी। उसने देखा कि किस तरीके से उसकी बीवी लटकी और किस तरीके से उस आदमी ने अपने हाथ की नस काट ली थी, जैसे कि एक पिक्चर उसके सामने चल रही हो। ये सब कुछ उसको दिखाई दिया। अतुल को कुछ समझ नहीं आया। वो फटाफट से उस घर से बाहर भागा और बाहर भागते ही जैसे वो चिल्लाया, वो जाकर के एक बूढ़े आदमी से टकराया और उस बूढ़े आदमी को उसने सारी बात बताई कि अंकल अंकल यहाँ पर वो आदमी था और हमने तो उसको किराए पे रखा था और पता नहीं वो आदमी मर चुका है, पता नहीं क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा था। उसने कहा, क्या नाम बताया था उसने तुम्हें अपना? उसने कहा, उसका नाम था डॉक्टर शर्मा। उसने कहा, बेटा लगता है तुम्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर शर्मा को मरे हुए 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और तुम ये कह रहे हो कि तुमने उसको किराए पे रखा है। ये घर तो खुद डॉक्टर शर्मा का था जो तुमने अभी खरीदा है। अतुल को समझ नहीं आया वो इस बात पे रिएक्ट कैसे करे, यानी कि जिस शख्स को वो अब तक अपना किराएदार समझ रहा था वो इस घर का प्रीवियस ओनर था। आपको याद है, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अतुल ने पूछा था फिर आपके साथ में क्या हुआ, आप उस घर से मूव इन करे या नहीं करे। इस पूरी बात को डॉक्टर शर्मा ने घुमा ही दिया था, यानी कि वो घर डॉक्टर शर्मा का ही था और उधर ही उसने आत्महत्या करी थी। अतुल ने अपने पेरेंट्स को कॉल करी और उसके पेरेंट्स भागे भागे फटाफट से अपनी सारी की सारी ट्रिप वगैरह छोड़ करके वापस इंदौर आ गए और उनको उसने सारी बात बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ। कोई भी अतुल की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस घर के अंदर कोई भी आवाज़ें या किसी भी तरीके की बदबू या फिर कोई हवा वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नॉर्मल घर था वो, बस वो घर खाली पड़ा हुआ था। लेकिन एक बात उसके पेरेंट्स को भी खटकती थी कि आखिर यहाँ के लोग इतने अजीबोगरीब तरीके से उनसे बर्ताव क्यों करते हैं। अतुल ने पूरी बात बताई, उस इंसान का हुलिया तक भी उसने बता दिया जिससे उसकी बात हुई थी। इस वक्त पर जाकर के उस बूढ़े आदमी को यकीन हुआ अतुल की बात पर कि अतुल यहाँ पे पागल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उसने हुलिया बताया था वो हुलिया डॉक्टर शर्मा का ही था। उस बूढ़े आदमी ने कहा, बड़ी ही अजीब बात है कि तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है। इस घर को हम मनहूस घर के नाम से जानते हैं। जितने भी लोग इस घर से जुड़े हैं कभी भी उनका कुछ भला नहीं हुआ। इस मिट्टी में ही दिक्कत है। डॉक्टर शर्मा के आने से पहले भी जो लोग यहाँ पे रहा करते थे उनका भी मानसिक संतुलन बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका था। इस घर में कोई दोष है या फिर क्या दिक्कत है हमें नहीं पता, लेकिन ये घर मनहूस ज़रूर है। अतुल ने यहाँ पे उस इंसान से पूछा कि आखिर यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे से ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं। तो उसने बताया कि दरअसल इस घर की मनहूसियत इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई भी तुम्हें यहाँ पे चेतावनी देने की भी जुर्रत करेगा या तुमसे बात करने की भी कोशिश करेगा तो उसके साथ में भी बुरा होगा। उस औरत को देख रहे हो तुम,
यहाँ पे उसने इशारा किया तो एक औरत बैठी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पे, जो उस बूढ़े आदमी के साथ वाला घर था। उसने कहा कि यहाँ पर एक बार एक औरत ने एक फैमिली को आने से रोका था। उसके अगले दिन वो औरत सीढ़ियों से इतनी बुरी तरह से गिर गई और उसके पैर में ऐसी चोट लगी कि वो अब चाह कर के भी कभी वापस चल नहीं सकती है। इस इंसिडेंट के बाद से कोई भी इस घर के बारे में किसी को कोई बात नहीं बताता कि कोई कहर उनके ऊपर ना पड़ी। अतुल ये सब कुछ बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने पीछे पलट के जब वापस उस घर के अंदर देखा तो उसको तीनों सदस्य वहां पे खड़े हुए अभी भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहे थे। बाहर उसके पेरेंट्स और इसी के साथ साथ उस बूढ़े आदमी को यहाँ पे किसी की भी मौजूदगी का एहसास था ही नहीं। अतुल के लाख जिद करने के बाद में फाइनली यहाँ पे किसी पंडित वगैरह को बुलाया गया और उस पंडित ने आकर के ये बात बोली कि हाँ, ये घर मनहूस नहीं, ये घर हॉन्टेड है। दरअसल इस घर में जो भी रूह रहती है वो नहीं चाहती कि उसको यहाँ पे डिस्टर्ब किया जा सके। ना तो वो मुक्ति चाहती है और ना वो ये चाहती है कि कोई यहाँ पर आकर के बसे। अतुल के पेरेंट्स किसी भी तरीके से इस चीज़ को यहाँ से निकालना ही चाहते थे। उन्होंने कहा आपको जो करना है करिए, जो भी क्रिया करनी है करिए, लेकिन इन आत्माओं को यहाँ से निकालिए। पंडित ने यहाँ पे बहुत मना किया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो शायद आपके परिवार के ऊपर कोई संकट आ सकता है, लेकिन वो लोग यहाँ पे माने नहीं। उन्होंने यहाँ पे कुछ हवन वगैरह कराया और लिटरली जब अतुल यहाँ पे हवन में बैठा हुआ था तो जो यहाँ पर आसपास के लोगों ने और अतुल के पेरेंट्स ने देखा था उसको वो आज तक भी भुला नहीं सकते। उन्होंने देखा कि अतुल ने जलते हुए हवन की जो लकड़ी होती है उसको एक हाथ से पकड़ा और उसको मुंह के अंदर डालने की कोशिश करने लगा, और जब उसे रोका गया तो उसने बस एक ही बात बोली, ये एक चेतावनी है, मेरे घर के अंदर कभी भी वापस मत आना। अगर तुम मेरे घर के अंदर आए तो अगली बार तुम्हारा लड़का जिंदा नहीं बचेगा। ये बात अतुल बोल रहा था और बोलते बोलते वो बेहोश हो गया। सारे लोग वहां से उठे, इंक्लूडिंग पंडित, सब लोग वहां से उठे और उठ करके घर से बाहर भागे। बहुत तेज वो घर से बाहर भागे। हवन वगैरह का सारा सामान वहीं छोड़ दिया और उस घर को यहाँ पे ताला मार दिया गया। वो किसकी आवाज़ थी ये किसी को नहीं पता। अतुल को आज तक भी याद नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया था। सिर्फ उसका हाथ यहाँ पे जला था क्योंकि उसने जलती हुई लकड़ी को यहाँ पे पकड़ा था। उस इंसिडेंट के बाद से लेकर आज तक वो घर बंद पड़ा है। 2009 से 2023 खत्म होने को आ गया, उस घर को कभी भी खोला नहीं गया। जो ताला तक लगा हुआ है ना, उस पे भी जंग लग चुका है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज तक भी कभी भी उस घर के अंदर किसी को कोई भी आत्मा का एहसास नहीं हुआ। कोई भी इधर घूमते फिरते हुए उनको नहीं दिखाई दिया एक्सेप्ट अतुल। अतुल के साथ में ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसका जवाब तो उसके पास आज तक भी नहीं है। लेकिन जिस शख्स से उसने बात करी थी उस दिन, वो एक मरा हुआ शख्स था। ये चीज़ जो है ये आज तक भी अतुल अपने जहन से निकाल नहीं पाया। इस इंसिडेंट के होने के कुछ 2 महीने तक अतुल नॉर्मल भी नहीं हो पाया था और उसके बाद में उसको थेरेपी वगैरह भी लेनी पड़ी, जिसके चलते वो नॉर्मल हो पाया। हाँ, अब ये ज़रूर है कि आस पड़ोस के लोग उनसे नॉर्मली बात करते हैं और उन्होंने भी यही बात बताई है कि हमें ये घर हमेशा मनहूस दिखाई देता है। इससे एक ऐसी वाइब आती है हमको कि अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा हो जाएगा। डॉक्टर शर्मा एक साइकोपैथ था। कई लोग ऐसा कहते हैं कि उसने ही अपने परिवार को मारा है और कई लोगों का ऐसा कहना है कि उसकी बीवी ने सचमुच यहाँ पे टोना टोटका किया था, जैसा डॉक्टर शर्मा ने अतुल को बताया था। अब सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर सच है कि उस घर के अंदर जिससे अतुल की मुलाकात हुई थी वो शख्स जिंदा नहीं था। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।